हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया, मस्त। तो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया ना? तो ठीक है, फिर आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ कंट्रोल पे। तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़ लिख रहे होंगे। ठीक है, तो क्लास 10th वाले आप लोगों का लेक्चर रन करने जा रहा है। तो टॉपिक आपको दिख रही है सामने कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर हमारी बात होनी है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, लेकिन वो पेयर में होगा। इससे पहले हमने अभी 9th का लेक्चर लिया है। ठीक है, उसमें भी हमने यही पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन वहां एक लीनियर इक्वेशन था, वहां पेयर नहीं था। ठीक है, अब हम इसको पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको और बेसिक्स समझना है तो उसको भी लेक्चर को आप देख सकते हैं। ठीक है, 9th वाला लेक्चर लीनियर इक्वेशन वाला वो आपके चैनल में पढ़ा हुआ है मैथ कंट्रोल पर। ठीक है, लेकिन अगर आपने देखा है, आपको ठीक है बेसिक पता है, तो ठीक है, क्लास 10th वाले पे हम सीधे लेक्चर यहां से मूव कर रहे हैं। तो ठीक है, तो कह रहे हैं कि अब देखो यहाँ पेयर पे आ गया, यानी यहाँ एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, एक से ज्यादा होंगे, यानी दो। पेयर का मतलब क्या? जोड़ा। यानी दो लीनियर इक्वेशन होंगे टू वेरिएबल पर, उनको देखना है, उनके सोल्यूशन में बात करनी है कि उनके सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, फिर उनके सोल्यूशन को हम ग्राफिकली मेथड से कि ग्राफ के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बबलो, तो आइए देखते हैं, समझते हैं चीजों को। तो लुक हियर, तो चलो देखो, ये आपका चैप्टर है। चैप्टर तो हमने बता ही दिया उसका नाम। ये कह रहे हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन। तो पहले तो आप ये जानो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे मैं कोई लिख दूं, कोई इक्वेशन लिख दूं, सपोज दो पेयर लिखना है भाई, दो लिखना है। चलो एक इक्वेशन में लिख देता हूं, x माइनस 2y दैट इज व्हाट 6। एक लिख देता हूं 10x माइनस 7y, क्या प्लस ले लो इसको, दैट इज क्या, मैं लिख दूं -1। अब देखो पेयर बन गया ना। पेयर का मतलब क्या? जोड़ा। यानी एक इक्वेशन ऊपर वाला एक ही। तो यही कह रहे हैं, इस प्रकार से अगर इक्वेशन दिए गए हो दो दो इक्वेशन, तो उसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू विल गेट डेफिनेटली, आपको बिल्कुल चीजें समझ में आएंगी। बस यहाँ एकदम क्लियरली कॉपी कलम खुली है ना, खोल कर रखिएगा। ठीक है, नोट करते रहिएगा चीजों को। खैर जब जब तक मैं समझा रहा हूं तो उसको समझने फोकस करो। ठीक है, आप उसको सुनो क्या बोल रहा हूं, उसके बाद लिखने के लिए मैं समय देता हूं, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लिया करिए। वीडियो तो हमेशा अवेलेबल होगा आपके चैनल पर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पहले सुनो, क्योंकि सुन लोगे तो चीजें दिमाग में फिट हो जाएंगी। ठीक है, तो आओ देखिए, दो इक्वेशन है, देखो टू वेरिएबल है, इसमें भी टू वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन। तो कह रहे हैं इनके सोल्यूशन कितने हो सकते हैं, या क्या क्या संभावना है इसके सोल्यूशन पे। तो देखिए, पहली संभावना है कि दो लीनियर इक्वेशन है, इनका कोई सोल्यूशन ना हो। फर्स्ट कंडीशन है कि जब इनके कोई सोल्यूशन नहीं होता है। दूसरा है कि जब एक सोल्यूशन हो, दोनों के जो सोल्यूशन होगा इन दोनों का कॉमन होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। और तीसरी कंडीशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाए। समझ रहे हैं? पहली कंडीशन क्या हमने बताया कि नो सोल्यूशन, दूसरा एक सोल्यूशन, और तीसरा है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यानी एक से ज्यादा, बहुत से सोल्यूशन। तीन कंडीशन बनेगी। तो तीनों कंडीशन की एक अलग व्यवस्था है, उसको अलग नाम देते हैं। क्या कह रहे हैं कि जब सोल्यूशन, लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन नो सोल्यूशन, यानी यही कोई लीनियर, तो मैंने एग्जांपल के रूप में लिखा ना, कह रहे हैं अगर इसके नो सोल्यूशन हो जाए, अगर ये नो सोल्यूशन हो जाए, तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को का एक विशेष नाम है, उसको बोलते हैं क्या? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या वर्ड हमने यूज किया? इनकंसिस्टेंट। मैं इसको लिख रहा हूं, आप देखिएगा, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। क्या समझे? यानी जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोई सोल्यूशन ना हो, देयर विल बी नो सोल्यूशन, तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, यानी दोनों को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इस नाम को विशेष ध्यान रखिएगा, ये नाम ही अपने आप में वो है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हमने कह दिया भाई, कोई पेयर ऑफ लाइन है, पेयर है ना, कह दिया कि भाई इसके ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब क्या हुआ? उसके नो सोल्यूशन है, यानी उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट। ठीक। दूसरा कह रहा है कि जब सोल्यूशन हो जाए, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, माइंड इट। यानी क्या? व्हेन कह रहे हैं सोल्यूशन, यानी व्हेन सोल्यूशन इज पॉसिबल। क्या समझे? यानी अभी तो क्या था, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं। अब कह रहा है अगर सोल्यूशन हो जाए तो, तब क्या कहेंगे उसको, इक्वेशन को
कंसिस्टेंट, माइंड इट, क्या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ये इनकंसिस्टेंट था, ये वाला कंसिस्टेंट बोला जाएगा। वो वर्ड होगा आपका, ये देखिएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, तो चाहे एक सोल्यूशन हो या एक से ज्यादा हो, वो कंसिस्टेंट में ही आएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये वर्ड भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन, कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन है। अब चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, एक से ज्यादा हो, अगर है सोल्यूशन तो कंसिस्टेंट। गेटिंग? अब देखो, अब इसी में एक है, कह रहे कि अगर एक से ज्यादा सोल्यूशन आ जाए, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन अगर आ जाते हैं, तो क्या कहेंगे? तो हालांकि रहेगा तो कंसिस्टेंट ही, लेकिन उसका एक और विशेष नाम है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन। यानी डिपेंडेंट उसको शब्द बोलते हैं, कब? कि जब मेनी सोल्यूशन हो जाए। तो उसको मैं यहां लिख रहा हूं, कह रहे हैं कि व्हेन मेनी, या लिखिए, इधर लिखिए पहले इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाए, यानी जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अनंत रूप से अनंत हल हो जाए, मेनी, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाए, तब उस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। एक वर्ड यूज होगा, क्या? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। समझ गए? तो क्या ये बताओ कि ये डिपेंडेंट का मतलब क्या? मेनी सोल्यूशन हो गया, इसलिए हमने उसका एक नाम क्या दे दिया? डिपेंडेंट। तो क्या ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई, सोल्यूशन तो है ना। हमने क्या कहा था? कंसिस्टेंट का मतलब कि सोल्यूशन अगर है, अब चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, उससे क्या हमको मतलब? अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। इसका मतलब इसके भी तो सोल्यूशन है ना, मेनी सोल्यूशन है। तो कहने का मतलब ये डिपेंडेंट हुआ, तो डिपेंडेंट भी क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। सोल्यूशन है ना, तो इसीलिए कहते हैं अगर वो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो वह भी हमेशा कंसिस्टेंट की दुनिया में आता है। यानी उसको हम क्या कहेंगे? अगर इसको हम पूरा नाम कहें तो इसको कहेंगे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन? इनफाइनाइट वाला। यही तीन कॉन्सेप्ट आपको समझ में थे, समझ गए? नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, सोल्यूशन अगर है तो कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक। और अगर उसमें इनफाइनाइट वाला है, मतलब एक से ज्यादा सोल्यूशन आ जाते हैं, तो उसका एक विशेष नाम देते हैं, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। एक वर्ड यूज होता है डिपेंडेंट, और कंसिस्टेंट तो है ही है, ये इसी में आएगा, कंसिस्टेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन है, चाहे एक हो या एक से ज्यादा है, क्या दिक्कत है? बस भाई चूंकि एक से ज्यादा इसके हल है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, इसलिए एक विशेष नाम हुआ डिपेंडेंट। तो कंसिस्टेंट तो है ही, इसलिए डिपेंडेंट भी क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। उम्मीद है कि अब आप चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलो अब इसी चीज को मैं लिखने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, आप उसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर इसको आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ये तो खैर हमने एक रफ रूप में एक आइडिया दिया है, अभी मैं इस चीज को लिखूंगा क्रम वाइज, तो चाहो तो इसको नोट कर लो, फिर मैं उसको लिखूं, तो राइट डाउन लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लिया करिए आप लोग, ठीक है बाबू लोग। तो मैं आगे चल रहा हूं। तो ठीक उसी बात को मैं लिख दूंगा अभी जो हमने किया था, ठीक है। तो चलो लिख रहे हैं, तो लिखने की कोशिश करिएगा। खैर अभी मैं लिख रहा हूं, बाद में लिखिए। चलो पहले देखो, आप कह रहे हैं आ लीनियर इक्वेशंस which has no solution is called as inconsistent pair of linear equation, ठीक है भाई। यही तो हमने कहा था कि जिसके नो सोल्यूशन हो, वही लिख दिया है। ए लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सोल्यूशन इज कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहला कंडीशन। अब दूसरा, जब सोल्यूशन हो तब बात करते हैं। लिख रहे हैं क्या? अ लीनियर सोल्यूशन
सॉरी सॉल्यूशंस नहीं, इक्वेशंस। A linear equations which has a solution is known as, ये known है, n है, is known as consistent pair of linear equations। ठीक है, सेकंड वाला हमने कह दिया कि जब सोल्यूशन हो, वो कह रहे हैं अ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ सोल्यूशन इज नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो नो सोल्यूशन वाला था, ये सोल्यूशन जब है और कह रहे हैं कि इनफाइनाइटली आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट वाला लिख देता हूं तो लिखेंगे। अब सेकंड कह रहे हैं, थर्ड अब पेयर ऑफ, देखिए यहां पेयर लिखना चाहिए था, एक वर्ड आप भूल गए भाई, ये लीनियर थोड़ी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, तो यहां एक वर्ड जरूर आप लिखिएगा, पेयर ऑफ। यहां पेयर आ यहां रखिए, यहां भी देखो लिख लीजिएगा पेयर, अब पेयर ऑफ, अब यहां भी लिखिए, आप चाहो तो ए को पहले बड़ा कर लीजिएगा, कैपिटल लेटर में लिखिएगा उसको, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस which has infinitely many distinct solution, एक वर्ड यूज होता है distinct solution is called as dependent pair of linear equations। क्यों भाई, सही लिखा ना? अब देखो इसको कैपिटल कर लीजिएगा, ये मैं इस्तेमाल किया हूं तो आप इसको पहला वर्ड जो कैपिटल रखिएगा, अब पेयर ऑफ है, ठीक है, वैसे इसको भी समझ गया ना? तो वही देखो थर्ड वही कंडीशन कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज, यस लगाइएगा, इक्वेशंस है यानी दो इक्वेशन है ना, इक्वेशंस व्हिच हैज इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, मतलब क्या डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग सॉल्यूशन है दोनों के, ठीक है, मतलब दोनों का कॉमन होगा वो, लेकिन एक सॉल्यूशन होगा उसके बाद दूसरा कुछ और होगा, तीसरा अलग अलग सॉल्यूशन, वही कह रहे हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अगर है तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बताओ, तो क्या डिपेंडेंट जो है वो भी तो कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा भाई? अगर सॉल्यूशन, अभी वही हमने एक्सप्लेन किया ही था इससे पहले कि सॉल्यूशन है इसलिए कंसिस्टेंट है, इसका मतलब कि जो डिपेंडेंट है वो कंसिस्टेंट भी है, ठीक है। तो मैं यही नोट करके नीचे लिख दे रहा हूं, ये नोट में आएगा आपका, यानी इंपॉर्टेंट जिसको कह सकते हैं आप, इसको लिख दीजिएगा, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस is also consistent pair of linear equation। ये आगे लिख लीजिएगा, ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, माइंड इट। तो ये हमने लिख लिया, देखो अब डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज आल्सो, डिपेंडेंट मतलब कोई डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहें, तो चूंकि बार हम पेयर पे ही बात कर रहे हैं तो बार बार पेयर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वही अ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज आल्सो कंसिस्टेंट, समझ गए? तो अब इसको आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम्स आई हो तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं फिर आगे बात कर लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। वैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आपको बिल्कुल चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत ही, देखिए हम एकदम इजीली एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चीजों को क्रम से समझ रहे हैं, समझते चलिए, ठीक है बाबू लोग। तो अब इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बात करूं तो राइट डाउन। स्पष्ट विजुअल हो रही है ना? दिख रही होंगी आपको चीजें? दिखने में कोई दिक्कत हो तो खबर करिएगा हमें, ठीक है।
तो चले आगे देखते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बात करते हैं। अब आप बताओ, आप ये जानते होंगे कि भाई अगर एक कोई लीनियर इक्वेशन है तो क्या बताता है? नहीं समझ रहे हैं? भाई कोई लीनियर इक्वेशन है जो टू वेरिएबल में है तो वो क्या बताता है, उसका ग्राफ क्या होता है? एक लाइन तो होती है ना। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, जैसे हमने यही लिख दिया, आप देखो ये हमने लिख दिया कि x माइनस वाई दैट इज व्हाट 10 लिख दिया। ये भी तो लीनियर इक्वेशन है ना, इन टू वेरिएबल। तो कह रहे हैं ये क्या देता है? एक लाइन देता है। हमेशा कोई लीनियर इक्वेशन हो जो दो वेरिएबल में हो, हमेशा एक रेखा का समीकरण होता है, एक लाइन का समीकरण होता है। यानी उसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो हमेशा एक लाइन ही आएगी, एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। बिल्कुल, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लास 9th वाले लेक्चर में डिटेल में बात किया है। वहां पूरा ग्राफ बना बना के वहां देख रहे थे, सब लाइन ही आ ही रहा था। लाइन के अलावा थोड़ी कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं कुछ टेढ़ा मेढ़ा, कुछ नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा कोई भी लीनियर इक्वेशन हो। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कोई लीनियर इक्वेशन है तो अगर यहां भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रहे हैं तो वो दोनों पेयर क्या बता रहे हैं? लाइन बता रहे हैं। वो भी अलग अलग लाइन के समीकरण है, एक लाइन के इक्वेशंस है, किसी रेखा के समीकरण है। समझ रहे हैं? तो वही कह रहे हैं कि अगर इसको मैं ग्राफिकली प्रूफ करूं, यही जो कॉन्सेप्ट हमने कहा इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, तो ग्राफिकली ये क्या बताते हैं? तो वही चीज को मैं लिख रहा हूं कि आप देखो कि वी नो दैट we know that a linear equations in two variables always represent a line। ठीक है, ये लाइन है तो उसको हटा लीजिएगा। तो ये हमने लिख दिया कि भाई हम जानते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन हो वो हमेशा एक लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो अब देखिए कह रहे हैं क्या कि देखो जो सोल्यूशन की हमने बात किया, सोल्यूशन पे जो कह रहे हैं कि भाई जो हर पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो कह रहे हैं कि भाई हमने कहा कि एक लाइन का नो सोल्यूशन। अभी हमने कहा था ना कि पहला कंडीशन क्या कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, तो क्या मतलब हुआ? भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थे, जैसे एक ये है, दूसरा है मैं कहूँ 2x माइनस 3y या प्लस कह लो, जैसे हमने कहा कि -1। एक ये है, एक ये है, तो ये भी लाइन दे रहा है, ये भी लाइन दे रहा है। तो हमने कहा कि भाई इसके नो सोल्यूशन है। तो क्या मतलब हुआ कि मतलब दोनों लाइन ने एक दूसरे को काटा ही नहीं। माइंड इट, वेरी नाइस पॉइंट जा रहा है आपके पास, कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। गेटिंग? भाई सॉल्यूशन होने का मतलब क्या? अब अगर हमने कहा कि भाई दोनों लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं तो मतलब उन्होंने एक दूसरे को काटा, यानी दोनों लाइंस ने, भाई ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो अगर दो लाइन ने एक दूसरे को काट दिया, ये देखो, तो उसी को कहते हैं सॉल्यूशन है। समझ गए? जहां काटेंगे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, कटाने बिंदु, वही उस दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। समझ रहे हैं? तो वही कह रहे हैं अगर इन दोनों के नो सोल्यूशन हमने कह दिया, तो नो सोल्यूशन कहने का मतलब कि उन्होंने एक दूसरे को काटा ही नहीं, यानी दोनों लाइंस ने एक दूसरे को नहीं काटा। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यही है कि ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। यही कॉन्सेप्ट ही है कि अगर दो लाइंस काट रही हैं एक दूसरे को तो सोल्यूशन मिलेगा, नहीं काट रही हैं तो नो सोल्यूशन, या एक दूसरे को कई जगह काट रही हैं तो मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। समझ रहे हैं? तो वही है कि अगर पहला कंडीशन है कि दोनों लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब वो जो दोनों लाइंस हैं इनके द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है वो एक दूसरे को नहीं काट रही है। इसका ग्राफिकल मेथड यही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो कब नहीं काटेंगे आप बताओ? इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल हैं। दो लाइन पैरेलल क्या काट सकती है क्या एक दूसरे को? इतना तो आप कॉन्सेप्ट पता ही होगा, क्लास 9th में ही एक कॉन्सेप्ट था कि दो पैरेलल लाइन कभी भी दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट यही है कि अगर दोनों लीनियर इक्वेशन के नो सोल्यूशन है, इसका मतलब है कि द लाइन नेवर इंटरसेक्ट, कि वो लाइन कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो नहीं काटेंगी तो मतलब क्या हुआ? वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये कॉन्सेप्ट मिला।
तो नो सोल्यूशन में लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक, अब दूसरा कंडीशन में क्या बताया था कि हैज वन सोल्यूशन, अगर उसका केवल एक सोल्यूशन हो जाए, तो एक सोल्यूशन होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन ने एक जगह काट दिया। सोल्यूशन है इसका मतलब काट दिया, उन्होंने काटा है तब सोल्यूशन बना है, तो एक जगह काटा है इसलिए एक सोल्यूशन बनेगा। तो क्या समझे कि अगर दो पेयर ऑफ, मतलब पेयर कह दिया, दो कहने की क्या जरूरत है कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनके केवल एक सोल्यूशन है, तो इसका मतलब कि इनके द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट होगी दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, और जहां इंटरसेक्ट किया वही उनका सोल्यूशन है। इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना कुछ, तो वही उन दोनों इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। समझ गए। अब चौथा कंडीशन, सॉरी चौथा कह रहे हैं, थर्ड क्या था कि जब दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इससे पहले यही तो कहा था, तो उसका मेथड क्या हुआ कि कह रहे हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो गए, इसका मतलब दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कई जगह काट दिया। यही तो हुआ भाई, एक जगह काटा था एक सोल्यूशन, नहीं काटा था नो सोल्यूशन, और जब कई जगह काट दिया इसका मतलब बहुत से सोल्यूशन। तो दो लाइन एक दूसरे को बहुत जगह काटने का क्या मतलब हुआ, बहुत जगह कैसे काट सकती है, इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। गेटिंग, यानी दोनों एक दूसरे पर लाइज कर गई, या कहें कि कॉन्सिडेंट कर गई। एक कॉन्सिडेंट टर्म होता है, कॉन्सिडेंट का मतलब क्या कि एक दूसरे पे बिल्कुल, जैसे एक चाक है इसके ऊपर अगर एक लाइन रहे और दूसरी चाक रहे उसको एकदम इसके ऊपर कर दे, तो उन्होंने एक दूसरे को टच किया ना, बहुत से पॉइंट पे टच किया भाई। जब एक दूसरे पे बिल्कुल वो, समझ रहे हैं, लाइज कर गई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, तो इसका मतलब उन्होंने एक दूसरे को बहुत जगह टच किया, तो बहुत जगह टच किया यानी बहुत जगह काटा, तो बहुत से सोल्यूशन हो गए। यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। गेटिंग, अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। तो वही जो उन्होंने लिखा है ना, ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन, तो यही ग्राफिकल है। यानी अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नो सोल्यूशन है, इसका मतलब उनके द्वारा रिप्रेजेंट की गई लाइन बिल्कुल पैरेलल होंगी, मतलब देयर विल बी नो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दूसरा कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, इसका मतलब कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। ये तो क्या लाइन से भाई एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्या घूम के थोड़ी आगे फिर काट देगी। यही कंडीशन होती है, या तो एक जगह काटेगी या तो फिर बहुत सी जगह काटेगी, एक दूसरे को लाइज कर जाए, बस ऐसा थोड़ी एक दो जगह काट देगी। लाइन है ना भाई, एक जगह काटते निकल जाएगी, या तो फिर वही है कि एक दूसरे पे बिल्कुल चढ़ के जाए, यानी कई जगह काटे कई जगह टच करे, दो ही कंडीशन होती है। ठीक, तो ये होगा। और थर्ड कंडीशन क्या है कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस एक दूसरे पर कॉन्सिडेंट हो गई, एक दूसरे पर लाइज कर गई। तो ये ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, ये जो तीनों कॉन्सेप्ट बताएंगे तो इसको हम लिखेंगे। पहले अगर आप चाहो तो इसको, ये वाली लाइन इसको नोट कर लो, चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं वो तीनों कॉन्सेप्ट को लिख देता हूं। देखो ये तो समझना ही था, इसीलिए देखो जब भी हम समझाएं तो कोशिश करो कि आप समझने फोकस करो, लिखने में नहीं बस खाली लिख रहे हो। समझ गए। हाँ, तो अब मैं समय देता हूं तब लिखिए। चलिए अभी ये दो लाइन नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो नोट इट, तो हटा रहे हैं इसको। तो ठीक है, अब इसी बात को मैं लिख रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट मैं लिख रहा हूं क्या कि व्हेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, then pair of linear equations has no solution। भाई जब नो सोल्यूशन हो तो मतलब क्या, मतलब इनकंसिस्टेंट जिसको कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं। इसका मतलब द लाइन represented by these equations will be parallel।
बस देखो उसी बात को हमने लिख दिया है। देखो कि व्हेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है तो उसी को तो कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। अगर वो है तो कह रहे हैं उनके द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट होगी, तो द लाइंस होना चाहिए उसे, भाई दो लाइंस है तो द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशन, इन इक्वेशन के द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट होगी वो हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक। और दूसरा कंडीशन कि जब वन सोल्यूशन हो, भाई इसी को कहें विल बी पैरेलल, या क्या कहें, या लिख दो कि विल बी पैरेलल आर नेवर इंटरसेक्ट। भाई पैरेलल हो तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन कह रहे हैं कि व्हेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ओनली वन सॉल्यूशन, या इसी को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, यूनिक करें जब एक सॉल्यूशन हो, ओनली वन सॉल्यूशन हो, देन लाइंस विल इंटरसेक्ट each other at one point। यही तो है कि भाई जब सॉल्यूशन हो तो हमने लिख दिया, देखो कि व्हेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन, तो वन सॉल्यूशन कोई क्या कहता है, यूनिक। यूनिक का मतलब क्या हुआ, केवल और केवल एक सॉल्यूशन, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। ये कहते हैं ना भाई बंदा यूनिक है, मतलब एकदम अलग, उसके जैसा और कोई नहीं। यूनिक का मतलब यही होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब उसके एक सॉल्यूशन हो, इसका मतलब है कि उनके द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, देन द लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट। इसका मतलब उनके द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट होगी वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ग्राफिकल मेथड ही बता रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट है। और थर्ड क्या है, इनफाइनाइट वाला लिख दे रहा हूं। तो चलिए अब लिख रहा हूं कि व्हेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस has infinitely many solutions, तो द लाइंस, यस है ध्यान रखिएगा, तो द लाइंस विल बी कॉन्सिडेंट, बोलते हैं कॉन्सिडेंट, या इसको या इसी ब्रैकेट में लिखें लाइज विथ ईच अदर। भाई तीसरी कंडीशन यही तो बताया था कि जब बहुत से हल हो जाए, तो बहुत से हल होने का मतलब क्या हुआ, वो तभी होगा कि जब दोनों लाइंस एक दूसरे पे लाइज कर जाए, या कह रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर हो जाए, उसी को कॉन्सिडेंट हमने वही लिख दिया है। हमने देखो When pair of linear equation has infinitely many solutions, ठीक, तो the lines will be coincident, दोनों लाइंस जो होंगी वो कॉन्सिडेंट होंगी, मतलब लाइज विथ ईच अदर, एक दूसरे पे लाइज कर जाएंगी, उसके ऊपर हो जाएंगी। भाई ऊपर होने का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को बहुत से पॉइंट पे टच कर रही हैं, बहुत से पॉइंट पे काट रही हैं, तो बहुत सा सोल्यूशन होगा। तो यही इसका ग्राफिकल मेथड है। भाई अब देखो इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिपेंडेंट है तो उनके द्वारा रिप्रेजेंट की गई लाइन कॉन्सिडेंट होंगी, वही बात तो हुई। भाई डिपेंडेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिपेंडेंट है, मतलब उनके इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अभी इससे पहले हमने बात किया था, उसको लिखा भी था। देखो भाषा बदल के पूछ सकते हैं, तो वहां घबराना नहीं, अरे यार डिपेंडेंट कर दिया, तो डिपेंडेंट का मतलब क्या है, अगर लीनियर इक्वेशन डिपेंडेंट है मतलब उनके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। तो जब मेनी सोल्यूशन है तो उनके द्वारा जो लाइंस होगी एक दूसरे क्या करेगी, कंसाइड करेगी। समझ गए। तो ये किस में आता है, कंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट तो ये भी है, ये भी है, वन सोल्यूशन हो या एक से ज्यादा सोल्यूशन हो, कंसिस्टेंट तो दोनों है ना। बस जब नो सोल्यूशन होता है तो वही इनकंसिस्टेंट में हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो नोट करिए। उम्मीद है कि चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। देखो इतना इजी लैंग्वेज में इसीलिए कहता हूं लेक्चर पे आप फोकस रहिए।
हम तो खुद इतना बेहतरीन आपको समझा देंगे कि आपको इधर उधर अभी आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा ना, अरे यार ये होगा तो ये कैसे, कुछ नहीं, आप केवल लेक्चर ध्यान से सुनिए। लेक्चर कंप्लीट हो जाने के बाद आप खुद लगेगा कि यार आपके सवालों का जवाब तो मिल गया है लेक्चर में। ठीक है, तो लेक्चर को विशेष रूप से ध्यान, बहुत फोकस होकर आप सुना करिए। अब क्या करेंगे, लिख लीजिए इसको अपने कॉपी में, फिर मैं आगे चलूं तो राइट डाउन। चले, हाँ आप लोग नोट क्लियर करिएगा, वीडियो तो रहता ही है, पॉज करके उसको। तो ठीक, तो अब नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो लुक हियर, देखो अब कह रहे हैं कि जैसे हमने कुछ लाइंस ले लिया, भाई देखो जनरल जो लाइंस होती है वही तो होगा ना, किसी लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता था या कहें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपका यही तो होता था। अगर मैं यहां लिखूं ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यही तो है जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c, या इसी को कहें कि इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन का इक्वेशन ही है वो, और कुछ थोड़ी है ax प्लस by प्लस c, तो ही कह रहे हैं। तो कुछ में एक कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने लिख दिया पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, दो लाइन हम ले लेते हैं। देखो दो लाइन लेंगे तो एक को a1 कहते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो लाइन ले लिया, ठीक है, एक टेबल के हम एक कॉन्सेप्ट है, इसको उसमें रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और दूसरा यहां लिखेंगे कंपेयर द रेशियो, कंपेयर द रेशियो, ठीक है। और यहां पे एक आ जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल इधर लिखिएगा टेशन, और सेकंड आता है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इस चीज को आप समझने की थोड़ा कोशिश करिएगा। अब देखो, तो वही बता रहे हैं कंडीशन क्या होगी, उसी को मैं एज अगर एक टेबल में रिप्रेजेंट करूं तो उसी चीज को बताया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो देखो भाई दो लाइन हमने ले लिया, हम जानते हैं एक लाइन का इक्वेशन क्या होगा, या कहें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यही होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर दो लेना हो तो एक को 1 कह दूं, यानी a1 b1 c1 ले लूं कांस्टेंट, और दूसरे को a2 b2 c2, यानी ये भी एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, सॉरी टू वेरिएबल में, यानी ये भी एक लाइन दे रहा है और ये भी एक लाइन दे रहा है, तो दो अलग अलग लाइन्स हैं। तो कह रहे हैं भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ही तो पढ़ रहे हैं ना, कि जहां भी दो लाइन्स होंगी वो पेयर में होंगी, यानी पेयर लीनियर इक्वेशन होगा। तो देखो हमने पेयर ले लिया, एक ये दो पेयर, मतलब पेयर मिल गया ना, इन दो का जोड़ा, सॉरी जोड़ा हो गया। तो कह रहे हैं अब देखो इनका रेशियो निकाल लीजिए आप। रेशियो में क्या होता है कि a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। कंडीशन देके क्या होगी उसी प्रकार से बात करेंगे। तो कह रहे हैं रेशियो निकाल लेंगे, तो देखो कि अगर a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट है b1 बटे b2 के, ये सब कंडीशन है, समझ रहे हैं। कि अगर ये निकालो भाई, लाइन ऐसे लिख लेना इस फॉर्म में, फिर कंपेयर करके a1 b1 c1 निकाल लीजिएगा, a2 b2 c2 निकाल लीजिएगा, और फिर रेशियो निकाल लेंगे ना। कह रहे हैं अगर a1 बटे a2 आप देखिए इक्वल टू नहीं है b1 बटे b2 के, तो ये बताता है कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है। ये क्या बताता है, ये तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ये जो कंडीशन होता है, ये क्या बताता है कि एक सोल्यूशन होगा। एक सोल्यूशन कब होगा, तो एक सोल्यूशन होने का मतलब इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एक पॉइंट पे, तो ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल का मतलब क्या है, दोनों लाइन कट करेंगे, कुछ ऐसा बनेगा अगर एक लाइन ये है तो ये हो जाएगा, एक क्रॉस मत समझ लें, गलत लिखा हूं, गलत नहीं है, मतलब अगर एक लाइन ये है तो एक लाइन, यानी एक दूसरे को कट करेंगे, ये ग्राफ बताएगा उनका, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अलजेब्रिक कहें
यानी बीजगणितीय निरूपण क्या बताता है? वो क्या बताता है कि ओनली वन सोल्यूशन बताता है। ये क्या बता रहा है? एक पॉइंट पे कट रहे हैं, मतलब ओनली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। तो यहां लिखेंगे वन सोल्यूशन, या इसी को कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, समझ गए? तो ये कंडीशन हो गई। इंटरसेक्टिंग लाइन करेंगे, यानी दोनों लाइन अगर ये है तो और इनका मतलब यही हुआ कि इनका एक सोल्यूशन है। अलजेब्रिक कहें रिप्रेजेंटेशन, यानी वन सोल्यूशन, या कहें यूनिक सोल्यूशन है। थर्ड कंडीशन आती है, कह रहे हैं कि अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 आ गया, तो अब क्या होगा भाई? इस कंडीशन में दोनों लाइंस होती हैं, क्या होंगी? वो बिल्कुल इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन देंगी। ये कंडीशन जब बनेगी तो इसका मतलब उस केस में दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? कोइंसाइड कर जाएंगी। यही तो बात किया था ना, जब मेनी सोल्यूशन होता है तो क्या करते हैं? दोनों लाइन एक दूसरे पे लाइज कर जाती है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि लाइंस कोइंसाइड, कोइंसिडेंट कह दीजिए, कोइंसिडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन लिखेंगे अलजेब्रिक में, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक? सोल्यूशन सच लिखिएगा इसको, इन्फिनिटली, आसपास दिख रहा है ना, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, इन्फिनिटली। तो वही अलजेब्रिक का मतलब क्या होगा? इसका बीजगणितीय निरूपण यही बताएगा कि उसके बहुत से हल हो रहे हैं इस कंडीशन में, कि जब तीनों रेशियो बराबर हो जाए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो लाइंस कॉन्सिडेंट करेंगे। भाई ये दोनों लाइन ही तो दे रही हैं, तो कॉन्सिडेंट करने का मतलब हुआ कि उनके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, ठीक? और थर्ड कंडीशन है, उसको हम देखते हैं। कह रहे हैं कि अगर a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर ना हो, देखिए इक्वल टू नॉट हमने कर दिया, इस केस में आता है क्या कि नो सॉल्यूशंस। तो जब नो सॉल्यूशन मतलब लाइंस विल बी पैरेलल, मतलब दे विल बी नो इंटरसेक्शन। तो अब ये कंडीशन जो होगी, इसका अगर मैं ग्राफिकल लिखूं तो लिखेंगे लाइंस, या लिख दे पैरेलल लाइंस, पैरेलल्स, पैरेलल लाइंस। तो लाइन क्या हो जाएंगी? बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी, या इसी को कहें कि देयर विल बी नो इंटरसेक्शन। पैरेलल लाइन क्या इंटरसेक्ट करते हैं क्या? नहीं। तो इसका अलजेब्रिक क्या मतलब होगा? नो सॉल्यूशन। तो बस यहां लिखेंगे नो सॉल्यूशन। समझ रहे हैं? अभी जब सवाल आएंगे तो वहां हम यही कंडीशन लगा के रिप्रेजेंट कराएंगे। समझ रहे हैं? भाई दो पेयर तो दिए ही होंगे, तो जब पेयर दिए होंगे तो ऐसे इस रूप में कर लेना उसको। अगर इसे कभी कोई इक्वेशन इधर लगा है तो पहले सबको एक तरफ लाओ, उसको जब तक ax प्लस by प्लस सी का रूप आप नहीं देंगे तब तक कहां से abc कंपेयर कर पाएंगे? तो पहले इक्वेशन से सबको इसी रूप में लाओ, अगर इधर कुछ डिजिट है तो उनको एक तरफ लाओ, तो इस रूप में आ जाएंगे ax प्लस by प्लस सी। पहला इक्वेशन ये, दूसरा तो पहले इक्वेशन से a1 b1 c1 मिल जाएगा, और दूसरे वाले से a2 b2 c2 मिल जाएगा। खैर भैया मैं सवाल करूंगा तो उसमें तो आप क्लियर हो जाएगा। फिर अब एक कंडीशन लगाइए आप कि अगर a1 बट्टे a2 इक्वल टू नॉट है b1 बट्टे b2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब हुआ क्या कि यूनिक सोल्यूशन देगा। दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक सोल्यूशन होंगे, मतलब उनके द्वारा जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी। ग्राफिकल यही बताया, ग्राफिकल का मतलब ये हुआ, और इधर ये अलजेब्रिक बता रहा है, यानी उसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक सोल्यूशन देगा। सेकंड कंडीशन है, अगर तीनों बराबर हो जाए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो मतलब क्या हुआ कि लाइन क्या कर जाएंगी? कॉन्साइड कर जाएंगी। मतलब इसका हुआ कि मेनी सोल्यूशन हो गए, कि दोनों लाइन एक दूसरे पर लाइज कर गई, ये कंडीशन। और अगर थर्ड वाले आ जाए, a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा कि देयर विल बी नो सोल्यूशन, यानी लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। यही तीनों कंडीशन है बस। अब इसी कंडीशन, एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, हाँ, क्योंकि इसी पे आगे हम सवाल करेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है बाबू लोग? तो उम्मीद है कि आवाज समझ गए होंगे। बस इतना दिमाग में रखो। देखो भाई, देखो a1 बटे a2 b1 बटे b2 निकालो, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तब तो c1 बटे c2 पे जाओ, और अगर यही दोनों फेल कर गए कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, फिर आप c1 बटे c2 क्यों चेक करेंगे? तो इस कैटेगरी में आ गया ना, वन सोल्यूशन वाले में।
अगर हाँ दोनों बराबर हो जाए, A1/A2 बराबर है B1/B2 को, तब C1/C2 चेक करिए। अगर वो C1/C2 के बराबर आ जाए तो तब तो सेकंड वाले कंडीशन में आ गया मेनी सोल्यूशन। अगर बराबर नहीं है तब ये थर्ड वाला नो सोल्यूशन। तो वन सोल्यूशन का मतलब लाइन ने कट कर दिया एक पॉइंट पे, मेनी सोल्यूशन मतलब बहुत जगह कट किया, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, और नो सोल्यूशन का मतलब काटा ही नहीं, पैरेलल निकल गई। तो यही कंडीशन है। आप कहोगे ये होता है। अब ये कोई भी इक्वेशन, ये इक्वेशन लेके देखा गया कि दो इक्वेशन लेके देखा तो उनमें ये रेशियो मिला, तो उसी के कंक्लूजन पे ये बात लिखी गई है। गेटिंग? तो अभी कल हम इस पे कुछ क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे। तो पहले आज तो आप कॉन्सेप्ट रखिए इतना, ठीक है? ये ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट हुआ। कल हम इसके क्वेश्चन पे, इसके एग्जाम्पल पे बात करेंगे, ठीक है बाब लोग? तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो राइट डाउन कॉपी में लिख लीजिए इसको, ठीक है ना? तो देखो इसको ऐसे थोड़ा सा यहां से ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे, ताकि स्पष्ट थोड़ा सा अलग अलग दिखे, कंफ्यूज मत हो जाना भाई। ये दोनों लाइन तो सबके लिए है ना, बस। तो नोट कर लीजिए इसको। देखो हमारा थोड़ा टेढ़ा उड़ा बन गया है, थोड़ा आप सीधा बनाइएगा चीजों को, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा अपना फिट वगैरह रखिएगा, उससे पार के बनाइएगा, थोड़ा अच्छा लगे भाई। अब चूंकि हम थोड़ा ऐसे हाथ से कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लाइंस थोड़ा इधर उधर हो जा रही हैं, लेकिन आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाइएगा, ठीक है? क्योंकि चीजें देखो जितनी बेहतरीन दिखेंगी उसका एक अलग इंप्रेशन होता है। तो ठीक है, तो आप थोड़ा सा उसको ढंग से फिट उट लगा के पारिएगा उसको, ठीक है? तो चलो राइट डाउन कर लो उसको, पहले लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो आज का इतना कॉन्सेप्ट था, ठीक है? तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। आज के लिए इतना रखते हैं। आगे के लेक्चर में हम इसके बात समझ गए ना, उसके कॉन्सेप्ट तो हो गया, एग्जाम्पल्स और सवालों पे बात करेंगे, ठीक है बाबू लोग? तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स करिएगा, फिर बात कर लेंगे हम, ठीक है? तो उम्मीद है कि चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।